बिजनेस लॉ पढ़ूँ कैसे, बिजनेस लॉ याद कैसे करूँ। अब चलो याद हो गया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब इसके आंसर लिखूँ कैसे, और लिख भी लूँ तो ऐसे कैसे फॉर्मेट में लिखूँ जहाँ जो चेकर है मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दे। बिकॉज बिजनेस लॉ हम ऐसा सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में जो हमने कभी नहीं पढ़ा है। हमने अकाउंटेंसी, हमने मैथ्स, हमने इको ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़ रखा है। अगर हमने 11th में मैथ्स नहीं भी ली तो ऑफकोर्स हमें 10th तक मैथ्स पढ़ी हुई है, तो हमें आइडिया तो है कि उस सब्जेक्ट का कैसे पढ़ना, कैसे उसको प्रैक्टिस करके पढ़ना है। बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में जो समझ ही नहीं आता, और बहुत से बच्चे इसी सब्जेक्ट की वजह से फेल भी होते हैं। मे भी काफ़ी बच्चे इसी सब्जेक्ट की वजह से फेल भी हुए हैं। हेलो गाइस, दिस इज मी, माय नेम इज सुनिंदर दुबे एंड आई एम अ सीए इंटर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मुझे क्या क्या डाउट्स आए थे और कैसे मैंने बिजनेस लॉ सब्जेक्ट को टैकल करा था। ठीक है, जब मैं ऐसी फाउंडेशन में थी तो मुझे काफ़ी डाउट थे कि इसको पढ़ना कैसे है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। अब नोट्स बना लिए हैं, अब इसके आंसर लिखूँ कैसे, इतने ज़्यादा डाउट की मतलब कोई डाउट की सीमा ही नहीं थी मेरे हिसाब से तो। एंड मैंने काफ़ी सीनियर से बात की थी, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, और मैंने काफ़ी गूगल रिसर्च भी करी थी, और काफ़ी चैट जीपीटी से भी पूछा था कि कैसे पढ़ूँ मैं इसको। तो उन सब का एक कंक्लूजन लेके मैं आपके पास आई हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज मेरे को चाहिए था कि मुझे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए किसी एक इस सब्जेक्ट का, कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको टैकल कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं वहीं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसमें इतना डिटेल बता दूंगी और कम टाइम बताऊंगी, बिकॉज अगर टाइम भी नहीं बचा होगा, सितंबर 26 में एग्जाम है, अगर आपके टाइम भी नहीं बचा होगा। बट तो नया है तो सबसे पहली बात तो ये आपके लिए बहुत नया साइट इसलिए है क्योंकि ना आपने 12th में पढ़ा है, ना आपने कभी पहले पढ़ा है। 12th में आपने अकाउंट्स भी पढ़ रखी है और मैथ्स भी पढ़ रखी है, इको भी पढ़ रखी है, बट आपने कभी लॉ जैसा सब्जेक्ट तो सिर्फ सुना ही है, पढ़ा नहीं है। तो यही डाउट था कि पढ़ूँ कैसे और कहाँ से पढ़ूँ। इफ़ अगर आपने बैच रखा है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आपने बैच नहीं लिया है तो मैंने ऑलरेडी फैकल्टी वाली वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। बाकी मैं बताती हूँ कि अभी मैं इस वीडियो बताती हूँ मैं लॉ पढ़ी कहाँ थी। मैं लॉ पढ़ी थी हर्षल सर से, जो यूनिक अकेडमी फॉर सीए फाउंडेशन चैनल पर पढ़ाते हैं। एक दिन मैं अचानक से फीड को स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दस उनके लेक्चर मिल गए थे, एंड इट्स लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लाइक दिस लॉ। फिर उन्होंने काफ़ी डिटेल कवरेज कर रखी है लेक्चर की, उनके सारे लेक्चर काफ़ी डिटेल्ड है और वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं। फॉर अगर आप नए नए हो, दिस लॉ के सेक्टर एकदम इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप उनसे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा। बट अगर जिनका सितंबर 26 एग्जाम है तो आई थॉट कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, आपको पता होगा पढ़ना कैसे है। बट अगर आपने नहीं करा है तो 2 महीने बचे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई करो। और जिनका नेक्स्ट अटैम्प्ट है उनका अभी जनवरी में, जिनका जनवरी अटैम्प्ट है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप डिटेल लेक्चर पे जाओ, जितना हो सके उतना डिटेल पढ़ो। और जिनका 2 महीने बच्चे हैं, उनको अभी भी लगता है कि उनका कुछ कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, तो आप ACT के नाम है अर्जुन छापा सर के वन शॉट देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने कवरेज कर रखा है अपने वन शॉट वीडियोज़ में, और उनकी एक 9 घंटे की वीडियो भी है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। 9 घंटे की वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा लॉ पढ़ा रखा है और काफ़ी डिटेल पढ़ा रखा है। मैंने भी लास्ट में रिविजन करने के लिए उन्हीं के चैनल को यूज़ किया था, सो पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं। तो ये सबका डाउट होता है, तो मेरा भी सेम डाउट यही था कि यार मैं नोट्स बनाऊँ कैसे। तो जब मुझे सर के लेक्चर मिले तो मुझे वहाँ मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया, क्योंकि वो क्या करे थे, उन्होंने पढ़ाने के बाद वो अपने जो नोट के स्क्रीनशॉट थे ना वो भेजते थे। पढ़ाने के बाद उन्होंने रिवाइज कराया, रिवाइज कराने के बाद वो लास्ट में जाते थे रिवाइज करते थे, उसके बाद जब नया लेक्चर स्टार्ट करते थे तब भी रिवाइज करते थे। उसके बाद वो नोट्स भी भेजते थे, जिससे मेरा ना थर्ड डिवीजन आता था कि हाँ मैंने पढ़ा, मुझे थर्ड ईयर में लिख रही तो मुझे रिकॉल हो रही है वो चीज़ें। तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा था, नोट्स लिखने से मुझे याद हो गया था। वही नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजे हैं, क्योंकि अब जो 2 महीने बचे हैं, टाइम नहीं बचा है, जिनका फरवरी 26 में एग्जाम है। बट जो जनवरी 27 में एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं कहूँगी कि आप खुद से नोट्स बनाएं और खुद से लिखें, ताकि आपको अच्छे से बिल्डअप हो जाए, याद हो। और लास्ट में मेरी एक एडवाइस है कि आप जब नोट्स बना लो, आपने पढ़ लिया, उसके बाद कोई चैप्टर को रिवाइज करो, रिविजन करने के बाद आप बुक से रीड करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बुक से भी रीड करना इंपॉर्टेंट है, ICM मॉडल भी रीड करना जरूरी होता है। आपने थोड़ा थोड़ा रीड करा, उसके बाद ना जबकि आपको लगे कि आपकी जो चैप्टर से पकड़ आ गई है, उसके बाद आपने एक शीट लो, नॉर्मल सी कोई सी भी शीट लो, कॉपी की शीट ले लो। उसके बाद ट्राई करो कि आपको क्या क्या उस चैप्टर में याद है, और ट्राई करो उसको माइंड मैप से। आपने पहले माइंड मैप बनाया कि हाँ इसमें मान लो कंपनी अकाउंट्स है, उसके फीचर्स है, उसके बाद उसमें कॉर्पोरेट बिल का कॉन्सेप्ट था, कॉर्पोरेट बिल कॉन्सेप्ट के बाद उसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी सी, स्मॉल कंपनी और मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जितने भी है ना, उनको फ्लो चार्ट में बनाओ। आप फ्लो चार्ट बनाने के बाद ना उसको डिटेल छोटा छोटा बहुत कीवर्ड्स में लिखते रहो, ठीक है। ऐसा आप 4 चैप्टर का बना लो एक एक पेज पे, वो काफ़ी हेल्प करता है। मैंने ही बनाया था, बट मैंने काफ़ी रफली बनाया था और वो मेरा खो भी गया, वरना मेरे को ऑलरेडी सेंड कर चुकी होती। पर मैं ये टेक्निक बता दे रही हूँ क्योंकि जब आप लास्ट में 1.5 डेज में रिवाइज करते हो ना, तो 1.5 डेज में वो काफ़ी काम आता है। तो मैंने वो चीज़ बनाई थी और मैं ऑलरेडी नोट्स
तो थोड़ा बहुत मैंने ऊपर से पढ़ा, फिर लास्ट में सुबह जब मैं रिवाइज करी थी तो सुबह मैंने उनको नोट कर दिया कि हाँ हाँ चैप्टर में ये है, सारा कवर हो गया था उस माइंड मैप में और मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद ऐसे करके सारा चैप्टर रिवाइज कर लिए थे, तो मेरा काफ़ी टाइम बच गया था और उस टाइम पे मैं अलग चीज़ें पढ़ सकती थी। तो मैं सबसे बड़ा डाउट हर एक बच्चे का कि आंसर लिखने कैसे होते हैं, और ये डाउट तो मेरा भी था और अभी भी बहुत सारे बच्चों को होगा। सारे बच्चे गूगल पे ऐसे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स, बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखे थे आंसर और किस तरह से लिखने होते हैं, कि सबसे पहले मिथ हटा दो अपने माइंड से कि एक्शन नंबर लिखने के मार्क्स होते हैं। गलत लिखोगे ना तो नंबर कटवाओगे। तो एक्शन नंबर पे ना बोझ मत डालो कि यार एक्शन नंबर नहीं लिखूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे, एक्शन नंबर लिख दूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ। एक्शन नंबर से मार्क्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको हटाओ माइंड से। सबसे पहली बात है आपको जो चैप्टर है ना उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ना एक एग्जांपल के बताती हूँ ताकि वो चीज़ समझ आए। तो एक कॉन्सेप्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप यूनिट 1 का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि ठीक है, मानो ए और बी है, बी जो है वो एक ही फर्म को देखने जाता है ताकि वो डील कर सके, और वहाँ पर देता है कि सी नाम का पार्टनर है जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। सी नाम का पार्टनर है वो जो काफ़ी फेमस है, बट क्या होता है, बट जो सी है वो एक ही फर्म का पार्टनर नहीं होता। वो जो सी है वो बस देखने आया था उस फर्म को, बट जो बी है उसको लगा कि सी भी पार्टनर है और सी ने भी ऐसे बिहेव करा। वो ए के साथ खड़े होकर बातें कर रहा है बी से कि हाँ 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 भाई फर्म में तो ऐसा होना चाहिए, और सब डिस्कस कर रहा है और वो ऐसा दिखा रहा है कि वो उस फर्म का पार्टनर है। और जो बी है उसको लगा कि अरे तो पार्टनर है फर्म का, ठीक है। और उसने उस भरोसे पे ए को लोन दे दिया, ठीक है। अब आपसे ये केस स्टडी बना के पूछेगा क्वेश्चन के, और लास्ट में पूछेगा कि अगर बी को कोई लॉस होता है तो क्या वो सी से वो लॉस कवर कर सकता है। तो आंसर है यस। अब इस आंसर को आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले आप ऊपर डालोगे सेक्शन नंबर की कोई, आप इस आंसर को लिखोगे कैसे। सबसे पहले आप ऊपर डालोगे एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो भी एक्ट है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद नीचे लाइन में डालोगे प्रोविजन। अब प्रोविजन में आपको क्या लिखना है, उस क्वेश्चन से आपको जो याद है पार्टनर बाय होल्डिंग ऑफ डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा था कि इफ समवन नोइंगली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ दैट ही इज वर्किंग ऑन दिस फर्म एंड, तो वो भी लाइबल होता है थर्ड पर्सन को जो उसके फेथ में वहाँ पे उसको लोन दे रहा है, तो वो भी लाइबल होता है। तो जितना भी ये है ना, जितना भी ये है, जैसे मैंने नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके साथ लिखना है और उनको अंडरलाइन करते हुए आपको ये पूरा आपने लिख दिया। उसके बाद अगर लिखने के बाद अगर क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का है तो अवॉइड करो फैक्ट ऑफ केस लिखने के, और बट अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का और आपके पास थोड़ा कम मटेरियल आ रहा है और आपको दिख रहा है कि यार पेज तो भर नहीं रहा है, या फिर मतलब जितना आपको चाहिए आंसर की जो लेंथ है उतनी नहीं आ रही है, तो फैक्ट ऑफ केस लिख दो। और फैक्ट ऑफ केस में भी आपको पूरा ये नहीं लिखना है कि आपने पूरा मतलब जो क्वेश्चन है वो डिट्टो छाप दिया, नहीं, आपको जिस लिखना है क्वेश्चन का। लाइक आप लिख सकते हो कि मतलब ए एंड जो बी है वो देखने आया था एक ही फर्म को, और मतलब बट और सी ने उसको ऐसे नूंगली दिखाया कि वो उस फर्म एक ही फर्म का पार्टनर है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत छोटा फॉर्म में लिख दिया, 2 लाइन, ज़्यादा 2 लाइन, बिकॉज फैक्ट होता है कि इसके नंबर नहीं होते, तो मैं नहीं चाहती कि आप समय टाइम वेस्ट करो, बट अगर आपके पास लेंथ कम हो रही है तो हाँ आप लिख सकते हो। फिर आपको इसे लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको क्या करना है, आपको कंक्लूजन में लिखना है कि अगर वहाँ पे आपका आंसर येस है तो आपको येस से स्टार्ट करते हुए लिखना है येस, जो सी है वो भी लाइबल रहेगा डी के लॉस के लिए, क्योंकि में आपको ट्राई करना है कि अकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ द केस एंड द प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़ा अकॉर्डिंग, या फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कंक्लूजन को, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन एंड द फैक्ट ऑफ द केस। उसके बाद आपको पूरा आंसर में लिखना है कि येस वो सी परमिट होगा क्योंकि उसने आपको नोइंगली परमिट दिखाया था कि वो पार्टनर है फर्म का। ऐसे करके आपको लिख देना पूरा कंक्लूजन। एंड आई विल से, अगर एक मेरा आपके लिए बोनस टिप ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में करते हो और वहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा है कि यार इसका प्रोविज़न क्या है, बट आपको एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग ये समझ आ रहा है कि हाँ इसमें तो मतलब एक होता है कॉमन सेंस, आपको समझ में आ रहा है कि आपको इसमें चले कि हाँ वो पार्टनर तो लाइबल होगा क्योंकि यार वो तो दिखा रहा है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, बट वो अनोनी तो है नहीं। तो आपने को ये समझ आया ना, आपको तो कंक्लूजन लिखना आ रहा है तो आप कंक्लूजन लिख के आ जाना। कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं, अगर मैं कंक्लूजन लिख दिया ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे तो कंक्लूजन के बाद 2 नंबर तो एटलीस्ट मिलेंगे ही ना। तो
ये मेरी बोनस टिप थी कि लिख के आना अगर आपको कोई ऐसा समझ नहीं। जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ कैसे और कहाँ से करूँ, तो मेरा सजेशन है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो लेक्चर पर डिपेंड होकर करते हैं। लेक्चर सेंस अगर कोई लेक्चर चल रहा है, आप उनका आंसर लिख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हो ना तब तक के लिए ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने भी जब मैं सीख रही थी ना तब तक लिखा था मैंने, उसके बाद मैंने खुद से ट्राई करता था आंसर को अटैम्प्ट करने का, कि क्योंकि एग्जाम में ना वो लेक्चर नहीं चल रहा होगा आपके वहाँ पे सामने, आपको वहाँ पे अपने माइंड से आंसर लिखने हैं, बट आप प्रिपेयर ही नहीं होगे, आप सिर्फ वीडियोस देखते लेक्चर करते रहोगे आंसर 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 आंसर, तो हाँ थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, बट थोड़ा बहुत ही होगा, आपको सेल्फ नहीं समझ आएगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आपने आंसर को कोई वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करा, फिर आपने खुद से आंसर लिखा, अब खुद से आंसर लिखने के बाद आप जब पॉज से स्टार्टिंग करके फिर दोबारा उनके आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करके चेक कर रहे हो, तो वो ठीक है। बट कुछ बच्चे को देखती हूँ कि वो टगा चढ़ रहा है कि उसमें आंसर लिखे जा रहे हैं, उसके साथ लिखे जा रहे हैं, बट वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करे। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको वहाँ पे खुद लिखने होते हैं। और मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे बच्चे होपलेस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है राइटिंग की। तो आप जितना हो सके ना, जैसे डेली आप एक आंसर लिखो, 2 आंसर लिखो, इनका 2 महीना बचा है, मुश्किल से ऐसे 49 डेज भी नहीं बचे हैं अब, ठीक है, तो आप 2 आंसर लिखो डेली के, 2 आंसर लिखो। आप प्रैक्टिस करो कि अलग अलग चैप्टर के जो चैप्टर पढ़ चुके हो, जो चैप्टर आपका रह रहा है, छोड़ो जो चैप्टर पढ़ चुके हो उनके आंसर लिखना स्टार्ट करो। सिलेबस खत्म होने के बाद मैं प्रैक्टिस करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाद का करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप आधा चीज़ें भूल चुके होगे। चैप्टर अगर आपको आगे चैप्टर चल रहा है उसके आंसर जो आपने पहले चैप्टर पढ़ चुका है उसके आंसर लिखना शुरू करो, और शुरू करो। गलतियाँ होंगी, गलतियों से ही इंसान सीखता है। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार थोड़ा तो सही करोगे ना। तो गलतियों से मत डरो कि यार गलत हो जाएगा, मैं ऐसे में लिखता ही नहीं हूँ, वीडियो देख के कर लेता हूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट है कि याद कैसे करूँ, देखो लर्निंग का मैं सिंपल यही बताऊँगी कि एक्टिव रिकॉल इज़ बेटर ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए तो यही था। और मेरे साथ ये भी है कि मैं स्टार्टिंग से 10th से मेरे क्लासमेट थे तो उनको पढ़ाती थी, तो मेरी आदत है टीच करने की। तो जो मेरे साथ वाले लोग थे उनको समझा देती, अगर कोई टॉपिक मुझसे पूछते थे या मैं खुद बोलती कि यार मैं तुमको टॉपिक समझा दूँ, और उनके लिए भी था कि उनको याद हो जाएगा, कोई समझा देगा अच्छे से, तो उनके लिए भी बेनिफिट था और मेरे लिए बेनिफिट था कि जितना मैं पढ़ाऊँगी मुझे याद रहेगा। अगर मुझे कोई पढ़ाने के लिए नहीं भी मिलता था तो मैं क्या करती थी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद ही को पढ़ा रही थी, या तो बैठ के आराम से पढ़ा रही थी कि हाँ इसमें टॉपिक में ही होता है। कॉर्पोरेट व्हील में क्या था कि सालों के से कॉर्पोरेट व्हील का थ्योरी आया था कि इसमें अगर, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा था कि यार ऐसे तो सारे जितने भी फर्म है वो पीछे की कंपनी के पीछे कितना कुछ मतलब वो गैरकानूनी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आया था कि व्हील को हटा देंगे। तो ऐसे करके वो खुद को ही पढ़ाती थी और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि मैं खुद से रिकॉल करी थी। और मैं जब मैं बोलती थी तो मेरे कान सुनते थे, तो मुझे कान से रिकॉल हो रहा होता था, ठीक है, कान से रिकॉल हो रहा था। मतलब जब हमारे कान सुनते हैं ना, अगर वो बात हमारे माइंड में जाती है, फिर वो प्रोसेस करती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है बोल के पढ़ना। फॉर माई आउटरो, थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। और कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में आ रहा हो, मैंने ट्राई करा कि जितने डाउट मुझे थे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूँ। बाकी आपको और कोई डाउट बच गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको देख के रिप्लाई कर दूँगी कमेंट्स का। एंड ये वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करते करते रात के 12 बज गए, क्योंकि मैं इंटर की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं दिन पूरा टाइम अपना इंटर का पढ़ाई करती हूँ और रात में मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, जो भी डाउट्स मुझे मतलब लगते हैं वीडियो के साथ रिकॉर्ड करने के, वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच अपने यहाँ तक वीडियो को देखा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।